हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, ये क्लास 9 10th के लिए भूगोल का एक सेट हम आज देखेंगे। इसके पहले हिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट जो है कि अपलोड किया गया है, आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें हमने बताया कि कुल 44 सेट दिए हुए हैं, यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसके 11 सेट दिए हुए हैं और प्रत्येक सेट में हिंदी और सामान्य अध्ययन के भी सेट दिए गए हैं। इसमें एक बात आपको मुख्य रूप से बताना है कि जो सामान्य अध्ययन का जो भी पेपर है, इसमें जो प्रश्न इसमें सेट जो दिया गया है, मात्र 11 सेट उसमें दिए गए हैं। तो इसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो बीपीएससी टीआरई 2 यानी कि सामान्य अध्ययन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने ऑलरेडी 18 सामान्य अध्ययन के टेस्ट हमने अपलोड किए हैं। अब ये बात है कि हमारे पास जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 के लिए हमने जो एक बुक लिया था, यानी कि जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की आई थी, तो उसमें सेम वही क्वेश्चन, यानी इसमें जो 11 जो टेस्ट सीरीज दिए गए हैं उसमें के सेम वही प्रश्न हैं और सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसी टेस्ट सीरीज का जो सेट है इस बुक में भी डाल दिया गया है। तो आप वहां से देख सकते हैं, इसमें 11 दिया है और हमने 18 टेस्ट सीरीज का वीडियो उसमें अपलोड किया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी टीआरई 2 सामान्य अध्ययन के नाम से वो जो है कि प्लेलिस्ट है और आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें जो मैथ के सोल्यूशन हैं उसका पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और उस वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको जो है कि लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से सब देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम टेस्ट सीरीज जो है कि ये भूगोल का है और इसमें टेस्ट सीरीज 9 और 10 दोनों ही कवर करने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो में हम दोनों सेट को देखेंगे क्योंकि समय भी कम है। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखिएगा, पहला इसका प्रश्न है आज, ये 71 नंबर है ये। इसमें इसके पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन निम्नलिखित में शामिल हैं? आपदा प्रबंधन में कौन शामिल होते हैं? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पूर्वानुमान है, चेतावनी और प्रशिक्षण है, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, आपदा के बाद प्रबंधन के कार्य और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप तीनों ही अगर ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी जो अंग हैं, यानी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपदा प्रबंधन के तहत ही आते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक से अधिक इसमें आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये बताना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, तूफान और जो वर्षा है, अतिवृष्टि और ये सब जो है कि प्राकृतिक आपदा में आते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है? बिहार में शुष्क पर्णपाती वन जो है कि कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ऐसे जो वन बिहार में पाए जाते हैं वो दक्षिण के पठार के पश्चिम भाग में ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बंगाल गजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में बाल बजट, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? ये 74वां प्रश्न है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब है 2011-12 में बाल बजट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि काजीरंगा किस राज्य में है? काजीरंगा जो ये उद्यान है ये कहाँ है? तो देखिए काजीरंगा जो है कि वन्य जीव अभयारण्य है और ये जो है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही जवाब है कि काजीरंगा जो है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जो काजीरंगा अभयारण्य है वो असम में स्थित हैं। और अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं, 76वां प्रश्न देखिएगा कि भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है? यानी कि भारत में कुल कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है? तो देखिए 24.62% इसके लिए सही जवाब होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी पर्यावरण के संतुलन के लिए 33% भूमि पर वनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारत में देखें तो मिजोरम में सर्वाधिक जो है कि 84.53% जो है कि वहाँ पे वन पाया जाता है, यानी कि उतने भूभाग पर, जबकि हरियाणा में मात्र यानी कि 3.62% पर ही जो है कि वन पाए जाते हैं, यानी कि हरियाणा में मात्र जो है कि 3.62 है। इसका मतलब है कि हरियाणा में सबसे कम है और मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है कि वन क्षेत्र पर यानी कि भूभाग पर ये वन फैले हुए हैं। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? भारत में खाद की जो सर्वाधिक खपत होती है वो पंजाब में होती है, क्योंकि जानते हैं कि पंजाब जो है कि कृषि के मामले में आगे हैं और पंजाब में हरित क्रांति की सर्वाधिक फसल रहा है। तो इस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में गेहूं और चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न जो है कि क्लास 10th के हैं। लैटेराइट मिट्टी जो है कि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए लैटेराइट मिट्टी जो है कि एक से अधिक राज्यों में जो ऑप्शन दिए गए हैं पाई जाती हैं, यानी इस तरीके से। इसके लिए यानी कि सही जवाब ये
उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि ये तीनों ही राज्यों में जो है कि ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती हैं। मसालों का बगीचा उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? तो देखिए केरल को हम जो है कि मसालों का बगीचा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसालों का एक तरीके से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए और भी कुछ उपनाम हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कर्नाटका के बारे में, झारखंड के बारे में। तो हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों का उत्पादन क्षेत्र अलग अलग हैं, और बेंगलुरु जो है कि भारत का उद्यान कहलाता है, जबकि बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं, और मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा के नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है ये खादर के नाम से जानते हैं। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ताप स्तर यानी कि हॉट स्पॉट कौन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि जो पृथ्वी पर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि अनेक परितंत्रों में विभाजित हैं, और यहाँ पे देखिए जो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में देखा जाता है कि जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो मानसून यानी कि जो लौटते हुए मानसून हैं ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं, और इस तरीके से इसमें सही जवाब है कि ऑप्शन इसके लिए सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से, यानी कि जब मानसून लौटता है उत्तर बिहार के एरिया से तो इस तरीके से वो जो है कि वहाँ पे बारिश का कारण बनता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यानी कि किस राज्य में वन क्षेत्र काफ़ी न्यूनतम है? अभी बताया गया कि हरियाणा में, यानी कि मात्र यहाँ पे 3.62 जो है कि प्रतिशत भूभाग पर ही वन पाया जाता है, जबकि मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। भारत में यानी कि सर्वाधिक वनों का विस्तार अगर देखा जाए तो उसमें मिजोरम जो है कि नंबर 1 पे हैं, और क्षेत्रफल में अगर सर्वाधिक वन देखा जाए तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा जो है कि वन वो मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर जो है कि विचार करना है। महादेव पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री पर्वत हैं और सतपुड़ा के पर्वत हैं। तो ये बताना है कि इसमें से इसका उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से पहाड़ देखिएगा। उत्तर से दक्षिण में अगर हम इन पहाड़ियों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद से जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद से सह्याद्री पर्वत हैं। यानी कि 1, 2 इसमें 1 जो हैं, 1 के बाद 3 और फिर उसके बाद से 2, यानी कि 1, 3, 2 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन है ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? 2001 की जनगणना दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे बी दिया हुआ है, देखिएगा 2001 नहीं बल्कि आंसर में यहाँ पे 2011 दे रहा है। आप इसको 2011 पढ़ेंगे, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र का नंबर है, फिर उसके बाद से बिहार है। यानी कि सबसे पहले यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देखिए इसका सही जवाब है कि जो राजीव गांधी के नाम से जो राष्ट्रीय उड़ान संस्थान है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इस तरीके से हम आगे प्रश्न देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को पृथक करने का काम करता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, यानी कि सही जवाब इसका है दक्षिण पूर्व से। इसमें इसका सही जवाब है कि दक्षिण पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए होगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो बताना है कि उसका क्षेत्र कहाँ है, या उसे हम किस और नाम से जानते हैं, वो किन 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि जलमार्गों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने का काम करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। और नेक्स्ट है देखिए, जबकि ये सरिया से जो ढबरी है, यानी कि जो धुबरी है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और ये जो है यानी कि कोलम से कोटायम जो है, यानी कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। और नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तटरेखा की, यानी कि मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो ये
6100 किलोमीटर तक फैली हुई है। जबकि भारत की अगर कुल तटीय रेखा देखें, माने कि अगर द्वीपों सहित अगर देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है वो 7516 यानी कि 0.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा पूछ रहा है, यानी कि 6100 किलोमीटर। और नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि यही नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जो है, गंगा नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यानी कि तिब्बत में जो है कि मानसरोवर झील उसका उद्गम स्थल है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक हैं? अभी ये प्रश्न में आया हुआ था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है कि वन आच्छादित क्षेत्रफल पर ये माने कि ये वन है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर वन का फैलाव है। जबकि मिजोरम राज्यों में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और हरियाणा में सबसे कम है। और भारत में अगर देखेंगे कि भारत में वनों का जो विस्तार है लगभग 2021 का जो वन रिपोर्ट आई है यानी कि 24.62 इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? भारत का इथियोपिया कहते हैं यानी कि मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को हम जानते हैं कि बीमारू राज्यों में भी शामिल किया गया है, यानी कि बिहार, झारखंड और ये मध्य प्रदेश हैं, यूपी हैं, इन सभी को हम बीमारू राज्य भी कहते हैं। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? ये नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली डाक टिकट जो है कि कब जारी की गई थी? तो इसका सही जवाब है यानी कि कराची में सबसे पहले इसे जारी किया गया था और 1852 ईस्वी में। भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है कि 1851 ईस्वी में इसको सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। और उसका मुख्यालय अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। और ये जो है ये काम जो करता है यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो काम करता है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। देखिए इसमें से नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं हम कि नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर। ये प्रश्न होगा कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि है? यानी कि बांग्लादेश इसका सही जवाब होगा, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है यानी कि 4096 किलोमीटर है। लेकिन इस ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जबकि सबसे छोटी सीमा की अगर हम बात करें, देखिएगा सबसे लंबी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा जो लगती हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं, मात्र 106 किलोमीटर। और नेक्स्ट है कि निम्न भारतीय मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट और लावा के कारण किसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार की मिट्टी का? तो ऑप्शन है यानी कि रेगुर मिट्टी है, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो उसका निर्माण जो है कि बेसाल्ट और लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। और ये जो काली मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी, और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। गुजरात, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इसके साथ साथ कर्नाटक में भी काली मिट्टी जो है कि जानी जाती है। और नेक्स्ट है काली मिट्टी पाई जाती है इन राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा अगर वनस्पति संग्रहालय की बात करें तो ये शिवपुर में है, यानी कि जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है ये तिरुचिरापल्ली में है, यानी कि ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि, और अगला सवाल है खरीफ फसल से। देखिएगा खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ और रबी हमारे देश में दो प्रकार की मुख्य फसलें पाई जाती हैं। देखिएगा खरीफ फसल जो है यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसमें खरीफ में जो है कि धान की फसल मुख्य रूप से आती है, जबकि रबी में गेहूँ, चना, मटर फसल आती हैं। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? यानी कि जो प्रमुख लौह एवं जो इस्पात उद्योग हैं ये छोटनागपुर पठार में स्थापित किया गया है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी है। और यहाँ पर जो है कि बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये इसके लिए मुख्य कारण है। और नेक्स्ट है कि इसमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना का नाम बताना है तो ऑप्शन इसमें से नहीं है, लेकिन राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और नेक्स्ट है कि इसमें से हमारे देश से यानी कि कौन सा हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? हमारे देश से जो है कि चीता पूरी तरह से जो है कि लुप्त हो चुका है। और 1952 में
भारत से चीता लुप्त जो है कि हो चुका था। अभी हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो है कि चीता को यानी कि चीता को लाया गया था। और इसमें और भी इसके संबंध में हम बातें जान सकते हैं कि भारत जो है जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो है कि जैव विविधता वाले यानी कि बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना यानी कि किस फसल के लिए घातक होता है। वर्षा का वियोग अगर अधिक समय तक हम बात करें तो चाय की फसल के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि चाय की पत्तियां जो है कि वो नष्ट हो जाती हैं। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन हम जानते हैं कि असम में होता है। और चाय में जो है कि थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कि जबकि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, जबकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है सिंदरी कहाँ स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है सिंदरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। देख लीजिए 105वां प्रश्न है और ये झारखंड में है। और सिंदरी में जो है कि सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, यानी कि जो हालांकि वो 2002 से फ़िलहाल अभी बंद है। और सिंदरी जो है कि धनबाद जिला के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र है जो झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। और हम जानते हैं इसमें जो कि अलग अलग रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है, कुल 18 जोन में रेलवे को बांटा गया है। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से उच्चावच प्रदर्शन की हैसियत विधि का विकास किसने किया था। उच्चावच प्रदर्शन की हैसियत विधि का विकास सबसे पहले किसने किया था, तो ये लेहमान ने किया था। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है। और इसमें जो है कि उच्चावच धरातल की ऊंचाई जो है कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न जो है कि प्रकार के उच्चावच जो बनाए जाते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, और जिसमें महासागर, महाद्वीपों, पर्वत, पठार और जो है कि नदियों को या हिमनद को दर्शाया जाता है। सुनामी का कारण क्या है। सुनामी हम जानते हैं कि एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका कारण क्या है, तो समुद्र के भीतर में जब भूकंप जैसी हलचल होती हैं तो सुनामी पैदा होती हैं। और इस तरीके से सुनामी जो है कि एक जापानी भाषा का शब्द है, हम जान सकते हैं इसको। भारत की मानक देशांतर रेखा जो है कि वो किस नगर से गुजरती हैं। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, यानी कि 9th क्लास के, कि भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से होकर कोई गुजरती है। तो सही जवाब है कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यानी कि इलाहाबाद के निकट जो है कि नैनी जो एक जगह है उसे हम जो है कि कहते हैं। और ये रेखा जो है कि प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद में स्थित है। और भारत की जो मानक समय रेखा है, हम जानते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कि भारत की मानक रेखा तय की गई है। और ये जो मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें यूपी है, मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हैं, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। और इसका आखिरी प्रश्न आज के लिए होगा, देखिए सेट नंबर 9 का, यानी कि टेस्ट सीरीज 9 का। क्योंकि प्रत्येक सेट में जो है कि इतिहास, भूगोल या जो भी सब्जेक्ट हैं तो उसके 40 प्रश्न को दिया गया है। तो कौन नदी भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है, इसमें से कौन नदी जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो देखिए इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नदी, मतलब कि इसमें से कोई भी नदी जो है कि भ्रंश घाटी से होकर के नहीं बहती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। और इसके बाद से हम 10वां इसका टेस्ट सीरीज आइए अब देखते हैं यहाँ से 10वां टेस्ट सीरीज देख लीजिए। यहाँ पे 10वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले अभी जो आपने देखा ये 9वां टेस्ट सीरीज था, और इसी वीडियो में हम देख लेते हैं इसको 10वां टेस्ट सीरीज को। तो ये भी जो कि भूगोल का ही है और ये भी क्लास 9, 10 के लिए है। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपदा प्रबंधन जो है, यानी कि आपदा प्रबंधन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही के लिए ये ज़रूरी होता है। और इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा कथन या तथ्य जो है कि सुनामी से संबंधित नहीं है। सुनामी से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, यानी देख लीजिए किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना है, ये बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि हम जानते हैं कि महासागरों में होने वाली ये जो एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है और एक भूकंप है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटनागपुर के पठार से अलग करती हैं। इसका सही जवाब है, यानी कि सोन नदी इसके लिए सही जवाब होगा। और सोन नदी की जो उत्पत्ति है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से होती हैं। और सोन नदी जो है झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित जो कैमूर की पहाड़ी हैं, तो उसके दक्षिणी भाग में रोहतास और गढ़वा की सीमा पर भी प्रवेश करती हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती हैं।
ऊसर मृदा सबसे ज़्यादा यानी कि किस मृदे में पाई जाती हैं, तो सिवान इसके लिए सही जवाब होगा। यानी कि सिवान ज़िले में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी है, मगर ऊसर मृदा भी सिवान ज़िले में अधिक पाई जाती हैं। सिवान में खादर मिट्टी को देखिए हम डोमेट के नाम से जानते हैं, डोमेट कहा जाता है, और उसको जो है कि जो सिवान क्षेत्र में यानी कि जो बांगर मिट्टी है उसको बरसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कंकर शामिल होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नोक्त जनजातियों में से जिसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है, इसका क्या नाम है? देख लीजिए, इसमें जो गोंड जनजाति हैं उसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है। और इस तरीके से सही जवाब है इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें गोंड जाति इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। जबकि हम जानते हैं कि जो भील है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हैं, और भील के बाद जो है कि गोंड, संथाली, टोडा आदि जनजातियां हैं जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी जो है कि किस प्रकार का एक फसल है, यहाँ से देखना है कॉफ़ी क्या होता है। देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, कॉफ़ी जो है कि एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और कॉफ़ी जो है कि सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। मैंने भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है कि वो भारत में है, सॉरी कर्नाटक में पाया जाता है। और इसमें से विश्व में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कि वो ब्राज़ील में पाई जाती है कॉफ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? नदियों में जो है कि जो रिफ्ट घाटियों का जो अनुसरण करती हैं, जिसके कारण प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं यानी कि वो पूरब की ओर बहने लगती हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर जो हैं कि वो किसके लिए विख्यात हैं? तो इसका सही जवाब है कि ऊनी वस्त्र के लिए ये ज़्यादा विख्यात हैं। और हम जानते हैं कि भारत में भेड़ जो है घास और कृत्रिम रूप से रेशम का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो और पशुओं के बाल का जो ऊन है वो काफ़ी प्रसिद्ध होता है, और कश्मीर का शाल ये विशेष करके ये प्रसिद्ध हैं। और ऊन की वस्तुएं भारत में विशेष करके पंजाब, कश्मीर में सबसे अधिक बनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि देखिए इसमें क्षोभ मंडल जो होता है यानी कि जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, तो इसके लिए सही जवाब होगा। और क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब देखिएगा, निम्नोक्त नदियों में से कौन से रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? अभी ये प्रश्न देखिए इसके पहले भी मिला हुआ था इस तरह के प्रश्न, यानी कि रिफ्ट घाटियों में कौन सी नदी बहती है? सही जवाब होगा इसका ताप्ती जो है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि मृत सागर को यानी कि मृत सागर क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि इसमें कोई भी जलीय जीवन जो है कि नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि इसको मृत सागर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। किस देश में चुक्का जो है कि परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये भूटान में शुरू किया गया है। और इसके लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो देखिए, ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और सिनकोना की जो छाल है यानी कि इसमें सिनकोना की जो छाल होती है वो मलेरिया के दवा बनाई जाती है, जबकि जो ये जो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है ये पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि किसी जो गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो प्राकृतिक मार्ग जो उपलब्ध कराते हैं और उसके पर्वतों के बीच में जो गैप होता है तो उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, कंटूर जो है कि वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाने का काम करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जानते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि भारत में जो है कि 1966 और 67 के समय में हरित क्रांति हुई थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। विशेष करके गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। और हरित क्रांति को हम बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों की बदौलत जो है कि भारत में हरित क्रांति हुई और उत्पादन काफ़ी बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? भारत में यानी कि जो बंदरगाह कौन सा है भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित हैं? और इसका सही जवाब है कि पारादीप और हल्दिया।
ये जो है कि पूर्वी तट पर स्थित जो है कि भारत के प्रमुख पतन हैं। और नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय यानी कि जो ISM है और ये जो GMT होता है उसके बीच का अंतर कितना है। तो देखिए ये भारत का जो मानक समय होता है ग्रीनविच के मानक समय से यानी कि 5.5 घंटा आगे है। और अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन है। आरक्षित क्षेत्र ये देखिए वन्य प्राणियों के लिए जो है कि वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देखिए तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसका सही जवाब है कि यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पे आरक्षित होते हैं। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये इसकी उपस्थिति जो है कि वो केरल राज्य में होती हैं, यानी कि शांत घाटी केरल राज्य में अवस्थित हैं। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है विशेष करके तेंदुआ और जो है कि वो तेंदुआ और चीतल के लिए यानी कि प्रमुख जो है, यानी जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए होगा। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, यानी कि भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती हैं उसके बाद जो है कि तत्काल जो फसलें बोई जाती हैं यानी कि वो रबी की फसल होती हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और भारत का सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ताप विद्युत सबसे ज़्यादा अगर उत्पन्न करता है तो इसमें महाराष्ट्र इसके लिए सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा ताप और विद्युत का उत्पादन जो है कि करता है। और भारत में जो कि महाराष्ट्र जो है, उत्तर प्रदेश और ये जो राज्य हैं वो अधिकतम बिजली की खपत भी करते हैं। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती हैं, अगर देखा जाए तो कर्क रेखा जो है कि वो पाकिस्तान से नहीं गुजरती हैं और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित हैं और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और मुरलेन जो राष्ट्रीय जो उद्यान है मिजोरम में यानी कि म्यांमार की सीमा के पास जो है कि चीन की पहाड़ियों में स्थित हैं और इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। गुरु शिखर क्या होता है, देखिएगा इसमें गुरु शिखर क्या है। देखिए गुरु शिखर जो है कि अरावली पर्वत की सबसे जो है कि उच्चतम शिखर है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिएगा यहाँ से इसमें देखिए इसमें देखने से लग रहा है कि ये जो है कि विभिन्न राज्य और उनके राजधानियों के नाम है। देखिएगा इसमें मिलान सही कौन सा नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है जो राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, जबकि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला होती है, जो कि यहाँ पे शिलांग दिया गया है। शिलांग जो है कि वो मेघालय की राजधानी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और शिलांग का जो मिलान वो सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश को शिमला को मिलना चाहिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 इसके लिए सही जवाब हैं और इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है। तेलंगाना जो है कि वो आंध्र प्रदेश को अलग करके बनाया गया था और तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था वो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। और हैदराबाद और तेलंगाना दोनों की जो संयुक्त राजधानी है वो हैदराबाद में रखी गई हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है। सूखे यानी कि जो प्राकृतिक आपदा हैं उसका प्रबंधन करने का काम जो करता है वो जो है कि भारत का जो गृह मंत्रालय होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। कपास उत्पादन के मामले में देखे जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं कि ये सबसे आगे हैं, यानी कि इसमें कपास जो है कि इसमें से सबसे ज़्यादा अगर कपास के उत्पादन में देखें तो गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि महाराष्ट्र में भी कपास होती हैं लेकिन सबसे पहले गुजरात हैं इसमें। और निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है, देख लीजिए। और हम जानते हैं कि धान का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में है, जबकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और इस तरीके से नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र जो डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है। और
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो ये जो है कि डिगबोई यानी कि आसाम में है। और डिगबोई जो तेल रिफाइनरी है उसकी स्थापना 1901 में की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और यही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से कितनी अधिक है? तो लगभग 2 गुनी अधिक है। और नेक्स्ट है कि किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? लावा निक्षेप जो है कि किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो देखिए राजमहल यानी कि जो झारखंड की पहाड़ी, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि झारखंड में हैं, तो उस पर लावा निक्षेप मिलता है सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए लूनी अरावली पर्वत के निकट जो है कि नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर के और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहते हुए वो कच्छ के रण क्षेत्र में जाकर मिलती हैं। और इसमें तो गंगा की सबसे बड़ी जो है कि सहायक नदी तो इसमें खैर यमुना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लूनी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए लूनी की सहायक नदी इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में है। पहले यह स्थान चेरापूंजी था जो कि मेघालय में ही था, लेकिन अभी जो है कि मासिनराम ये एक जगह है मेघालय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और भारत में अगर सबसे न्यूनतम वर्षा की बात करें तो सबसे न्यूनतम वर्षा जो भारत में होती है वो लेह के क्षेत्र में होती है, यानी कि जो कश्मीर में है। और शरद ऋतु में वर्षा तमिलनाडु में होती है। इस तरीके से ये 109वां प्रश्न था। और देखिए इसका आखिरी प्रश्न आज के लिए, ये 10वां टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नेपाल में देखिए हम उसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 है, यानी जिसे हम गार्डेस्टिन भी कहते हैं। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कुल माउंट एवरेस्ट की, तो वो 8,848 मीटर है। इस तरीके से ये 9 और 10 दोनों ही सेट थे, आप ज्योग्राफी के सेट थे। आप इसे ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो इकोनॉमिक्स और राज्य व्यवस्था के जो इसमें वीडियो जो है इसका सेट जो दिया हुआ है उन सभी के वीडियो भी इसमें लास्ट में बहुत जल्द ही अपलोड किए जाएंगे।